तय कर लीजिए कि करना क्या है आपको, कोई लक्ष्य तय कर लीजिए जो आपको लक्ष्य तय करना है, और उस लक्ष्य के प्रति आप 100% उसमें डिवोट करिए, लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। हमने आज से मात्र 2 साल पहले एक मुहिम चलाई। आप सब जानते हैं प्रोफेशन से मैं जर्नलिस्ट हूं, इस्तीफा दिया मैंने इसलिए कि ताकि जर्नलिज्म के साथ जो मेरी ईमानदारी थी वो बरकरार रहे, क्योंकि मैं अब जर्नलिज्म नहीं कर रहा और दूसरी बातें कह रहा हूं जिसका जर्नलिज्म से कोई संबंध नहीं है। 2 साल पहले मेजर जनरल जी.डी. बख्शी और आर.एस. सिंह साहब के कहने से हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी चीजें निकाली और भारत के प्रधानमंत्री को जाकर के ये कहा गया कि साहब सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेज में बताया जा रहा है, और राजनीतिक लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उसको नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ फैक्ट हैं, आप अपने एक्सपर्ट से इनकी जानकारी करा लें। क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो जो कहा गया है, जो भारत के इतिहास में, यानी जो अभी 6 महीने पहले तक सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा गया कि वो वॉर क्रिमिनल है, अब एक तरफ हम सुभाष बाबू के बारे में बताते हैं तो एक महान योद्धा बताते हैं, लेकिन हमारे सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं कि वो तो वॉर क्रिमिनल है, और आपने जो समझौता उनके लिए कर रखा था उस समझौते की कॉपी नहीं बताते कि सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत में भी अगर कहीं मिल जाएंगे तो उस वक्त की भारत सरकार उनको बंदी बनाएगी। यह समझौता आपने अंग्रेजों से किया, और उस समझौता करने वाले कौन लोग थे इस इतिहास में मैं नहीं जा रहा, लेकिन 1943 में भारत की आजादी के ऑलमोस्ट रास्ते साफ होते जा रहे थे, तो उस वक्त के जो भी सियासी लीडरान थे, सब जानते हैं कि उस वक्त एक ही पार्टी थी, वो आज वाली कांग्रेस पार्टी नहीं थी, वो बहुत एक मूवमेंट वाली कांग्रेस पार्टी थी। शौकत मलिक को मोयान से आगे नहीं बढ़ने दिया, और उसके बाद वो पूरा खेल शुरू हुआ जिसका नतीजा यह है कि हमको 1947 यानी 15 अगस्त 1947 में यह बताया जाता है कि भारत आजाद हुआ। आप तमाम युवा साथी हैं, आप लोगों के हाथ में वो हथियार है जिसमें दुनिया की हर इंफॉर्मेशन है। हम लोगों के दौर में ये नहीं था, बड़ों ने बताया नहीं, जिन्होंने बताया कुछ कुछ बताया, कुछ कुछ नहीं बताया। आप सब लोग जाएं, गूगल पे सर्च करें और पता करें कि जो भारत की आजादी का डॉक्यूमेंट है वो 1935 में जो 1935 के अंदर जो इंडिया एक्ट था उसकी हमने कार्बन कॉपी बनाकर भारत का संविधान बना। तो अगर आप तय कर लेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। प्रधानमंत्री से हमने कहा कि आप किसी भी तरीके से जब मुतमईन संतुष्ट हो जाएं कि जो बात हम लोग कह रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, जो सारे कागजात में है, जो फाइलों में है, तो आप सिर्फ एक ही काम कर दिए भारत के प्रधानमंत्री के नाते कि आप 15 अगस्त 1947 से लेकर के लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है, आप 21 अक्टूबर को भी लाल किले से झंडा फहरा दें और ये मैसेज दे दें देश को कि सुभाष बाबू इस देश के युवाओं की धड़कन थे। उन्होंने जो काम बाहर जाकर के किया वो काम कोई और कर नहीं सकता था, और 1943 में जो उन्होंने आजादी की घोषणा की थी तो असल मानों में यूनाइटेड भारत में पहला प्रधानमंत्री अगर कोई बना तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी ख्वाहिश थी, इसीलिए उन्होंने अपने कमांडेंट शौकत मलिक को भेजा कि लाल किले पे झंडा फहराया जाए। मैं इस मंच से और भी जगह कहता रहा हूं और फिर ये कह रहा हूं कि मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी के साथ नहीं है, मैं किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं हूं, लेकिन हां मैं एक बात पूरे दावे से और ताकत के साथ कहता हूं, मेरी प्रतिबद्धता इस राष्ट्र के साथ है, और जो इस राष्ट्र के साथ खड़ा है उसके साथ मैं खड़ा हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर को लाल किले से झंडा फहराया, और जो दूसरा बड़ा काम उन्होंने किया कि लाल किले के अंदर सुभाष बाबू का पूरा एक म्यूजियम बनाने का जिम्मेदारी दी। प्रोफेसर कपिल कुमार इग्नो के डायरेक्टर हैं, जबरदस्त राष्ट्रवादी हैं, उनके अंडर में वो बना, और आज से 2 दिन पहले 23 जनवरी को सुभाष बाबू के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री खुद गए और उसका इनॉग्रेशन किया। अभी हमने कुछ दिन पहले ये रिक्वेस्ट की है कि ये 2 बड़े काम हो गए, मैसेज चला गया पूरी दुनिया को, लेकिन जो रिकॉर्ड्स में भारत के जो डॉक्यूमेंट
स्टेशन में लिखा हुआ है कि सुभाष बाबू जो है वो वॉर क्रिमिनल है, उसको और हटवा दें। जब वो हट जाएगा तो हम ये मानेंगे कि आने वाली जब नस्लें होगी तो उनको सच बात पता चलेगी। इसी तरीके से अभी भगत सिंह का जिक्र हुआ। भगत सिंह के बारे में तमाम सारे लोग जानते हैं। भगत सिंह इस युवाओं की धड़कन है, लेकिन भगत सिंह को भी भारत के इतिहास में और भारत के डॉक्यूमेंट के अंदर टेररिस्ट लिखा हुआ है। यह वो सच्चाई है जो आज के युवा को बताई नहीं गई। इसलिए मेरा मानना है कि युवाओं को सच्चाई बताएं, इतिहास की बताएं, इस देश की बताएं। 700 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए बड़ी सेवा होगी। और जिस युवा को भी समझते हैं कि सिर्फ वो गाने बजाने में व्यस्त रहता है, मेरा अपना मानना है कि आज जितना युवा जागरूक है, जितना युवा नेशनलिस्ट है, उतने पुराने लोग नहीं हैं। पुराने लोग बड़े अगर मगर में उलझे हुए हैं, इसमें होगा, उसमें होगा, इसमें नफा है, इसमें नुकसान है, यहां से टिकट मिलेगा, वहां से टिकट मिलेगा। इस युवा को कोई टिकट नहीं चाहिए। इस युवा को सच्चाई पता देनी चाहिए, जिससे कि ये अपना लक्ष्य अपने आप कर लेगा। हमारे यहां देश में बहुत सारे संकटों की बात होती है कि हमारे देश को इससे संकट है, उससे संकट है। हमारे यहां पॉलिटिकली करेक्ट होने का बड़ा शौक है लोगों को। सियासी लोग हैं, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि हर सियासी आदमी को चुनाव जीतना है, चुनाव हारना है, उसकी एक मजबूरी होती है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं कि भारत की राजनीति बदलनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों से भी वोट लेंगे, चुनाव जीतने के लिए आप दंगाइयों से भी वोट लेंगे, और फिर चुनाव जीतने के बाद आप कहेंगे कि देखिए साहब, ये दंगाई जो है ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये जो बक्सर में लड़ रहे हैं ये तमाम सारे क्रांतिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आप इस देश के युवाओं को भटका रहे हैं। आप चुनाव जीते हारे ये अलग मसला है, लेकिन इस देश के युवाओं को भटकाए ना। लिहाजा मेरी अपनी स्टडी, मेरी अपनी बैकग्राउंड, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, और इस आतंकवाद को कैसे रोका जाए इसके बारे में कोई योजना नहीं है हमारे पास। हम जिसे कपड़ा फट जाता है तो पैमत लगा देते हैं, उसमें हम पैमत लगा रहे हैं, क्योंकि जब किसी बीमारी को आप एड्रेस नहीं करेंगे, उस बीमारी को, कैंसर को आप अगर सर का दर्द बताएंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन भारत में नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि हम इसको कहना नहीं चाहते, और अगर है तो उसको बताया क्यों नहीं जा रहा। अगर पंजाब में कुछ लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग मारे गए, तो हमारे देश के अखबारों ने, मीडिया ने, सबने कहा साहब ये सिख आतंकवाद है, मान लिया। लेकिन वही आतंकवाद जब कश्मीर में ट्रांसफर हो जाता है तो उस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये क्यों कहा जाता है। कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है वो किस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है, उसके करने वाले लोग कौन हैं, कराने वाले लोग कौन हैं, उसके इंप्लीमेंटर कौन हैं, सत्ता में कौन लोग बैठे हैं, व्यवस्था में कौन लोग बैठे हैं। तो इनको कहने में क्यों डर लगता है भाई, क्यों शर्म आती है कहने में। ये सच्चाई क्यों इस देश से छुपाई गई कि भारत जो एक सेकुलर स्टेट है, जितने भी हमारे राज्य हैं, चाहे आप उनको कुछ भी कह लें, लेकिन सब सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन इसी सेकुलर स्टेट के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी है। और उसका प्रमाण यह है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को आर्टिकल 35A के बारे में पता है या नहीं पता है। ये एक हमारे देश में संविधान के साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं और मेरे दो साथी, उसमें से एक साथी अब नहीं रहे, हम लोगों ने 19 अगस्त 2014 में आर्टिकल 35A के ऊपर एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कोई 20 डेट हो चुकी है, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने ताकत लगा ली। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई बहुत बड़ी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं दे पा रही है कि यह आर्टिकल 35 है क्या। ये हमने जब लोगों से बात की तो लोगों को पता ही नहीं था। कश्मीर में बहुत सारे लोगों से पूछा तो एक वर्ग को पता ही नहीं था। आर्टिकल 35A
इस देश में सबसे बड़ा जुडिशियल फ्रॉड है। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक राष्ट्रपति से आदेश दिलवाया, जिस आदेश पे राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह गलत है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड लीगल थी। लेकिन उस पे नेहरू जी ने कहा कि अगर आप इसे नहीं जारी करेंगे तो मैं कांग्रेस में पास करा लूंगा, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा। वो आदेश जारी हुआ और आदेश जो है आपके संविधान का हिस्सा बन गया। और 14 मई 1954 से लेकर के इतनी मक्कारी के साथ, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वो स्कैम किया गया है कि संविधान की एक कॉपी में आपको आर्टिकल 35 पे मिलता है, फिर 4 एडिशन में छोड़ के 5 में भी मिलता है और जहां लिखना चाहिए था आर्टिकल 35 पे, क्योंकि वो 370 का हिस्सा है, वहां नहीं लिखा है। 370 अगर 254 पेज पर है तो 259 पेज पे 35 पे का जिक्र किया है, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि आर्टिकल 35 पे है क्या भाई, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लाया गया, क्या वजह है इसकी।